नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रवि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टैक्स मंच पर। दोस्तों, आजकल अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। इस स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में जब ट्रेड करते हैं तो जो टैक्सेशन लगता है या जो आप लोगों को डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं, आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट को हम दो पार्ट में बांटते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ और बिजनेस पर्पज़। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि यदि आपके जो शेयर्स हैं या स्टॉक्स हैं वो आपके डीपी में आ जाते हैं या आपको फिजिकल डिलीवरी होती है, आपके नाम पे चढ़ते हैं, तब तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से होते हैं। अगर वो आप केवल प्रॉफिट बुक करने के लिए रखते हैं, जैसे इंट्रा ट्रेड या आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो वो बिजनेस पर्पज़ से माने जाते हैं। बिजनेस पर्पज़ के टैक्सेशंस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट पर्पज़ को लेकर चलते हैं। और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। वो इक्विटी शेयर्स जो कि आपके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं और जिनके ऊपर एसटीटी पेड होता है। दूसरी कैटेगरी आती है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो फंड अपने फंड का 65% से ज़्यादा हिस्सा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और यदि वो अगर किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो दूसरा फंड है वो अपने टोटल फंड का 90% से ज़्यादा हिस्सा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। और इसकी जो एवरेज निकलती है वो ओपनिंग और क्लोजिंग के हिसाब से एवरेज निकलती है कि आपके 65% से ज़्यादा इक्विटी में रहे या नहीं रहे पूरे साल। अगर ये कैटेगरी आती है तो ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। और थर्ड कैटेगरी आती है अदर्स की, जिसमें आपके डेब्ट फंड आते हैं, डिवेंचर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वो वाले जिनके ऊपर एसटीटी पेड नहीं होता है, या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आते हैं, और भी कोई जो दूसरे सिक्योरिटीज़ के पार्ट में होते हैं वो सब अदर्स में फॉल करते हैं। अब टैक्सेशन पर्पज़ से हम सबसे पहले जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर ये आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 1 साल से ऊपर आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड होल्ड करके बेचे हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आते हैं। और यदि आपने 1 साल से कम होल्ड करके आपने बेचे हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आते हैं। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर वो 1 लाख रुपए से कम है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। और अगर वो 1 लाख रुपए से ऊपर होता है तो जितना एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर 10% का फ्लैट टैक्स लगता है। अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका कोई एग्जेम्पशन नहीं है, फ्लैट 15% का टैक्स लगता है। अब बात करते हैं हम थर्ड कैटेगरी की, जो अदर सिक्योरिटीज़ हैं। अदर सिक्योरिटीज़ में जो 1 साल वाली कंडीशन थी वो 2 साल हो गई है। मतलब यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पास होल्ड रखते हैं 2 साल से ऊपर, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में जाएगा। और यदि आप 2 साल से नीचे करते हैं तो आपका वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में जाएगा। इसकी टैक्सेशन भी डिफरेंट है। टैक्सेशन में अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो कोई लाख रुपए की कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती, आपका 20% का टैक्स लगता है फ्लैट। और यदि जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो आपके नॉर्मल टैक्सेशन का जो स्लैब चलता है, जो भी आपके ऊपर प्रेस्क्राइब्ड रेट्स हैं उसके हिसाब से वो आपकी इनकम का पार्ट बनेगा। लेकिन जो अदर्स कैटेगरी के शेयर्स हैं, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है तो उसके अंदर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब जिस साल में आपने ख़रीदा है, इंडेक्सेशन के रेट के हिसाब से जिस साल में आप बेचेंगे तो वो रेट बढ़ के आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगी।
अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, कि आपको किस तरह से गेन और लॉस निकालना है। बेसिकली अधिकतर गलतियां क्या होती हैं, जब आप सेल करते हैं, कोई भी शेयर्स सेल करेंगे तो उसके अंदर एसटीटी डिडक्ट होता है, साथ में ट्रांजैक्शन चार्जेस डिडक्ट होते हैं, नेट अमाउंट आपका कम होके आता है। और जब आप परचेज करते हैं तो परचेज कॉस्ट के साथ आपका एसटीटी भी जुड़ता है और ट्रांजैक्शन चार्जेस भी जुड़ते हैं। मतलब जो परचेज कॉस्ट है वो तो आपके पास से पैसे जाते हैं ज़्यादा, लेकिन सेल होके आपके पास पैसे आते हैं कम। जब कैलकुलेशन होती है गेन की तो उसमें जो परचेज कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट में से एसटीटी का पोर्शन हटा दिया जाता है, क्योंकि एसटीटी की कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। और इसी तरह से सेल के पोर्शन में एसटीटी ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि डिडक्ट होके आया है, तो तब जा कर के वो नेट गेन होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमने 10,000 रुपये का कोई शेयर्स खरीदा और उस 10,000 रुपये के लिए आपने 10,100 रुपये पे किए, जिसमें एसटीटी 25 रुपये इंक्लूड है, तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो 10,075 रुपये होगी। और वही शेयर जब आप बेचने जाते हैं तो सपोज करिए 11,000 रुपये में बेचा और उसमें से 200 रुपये आपके डिडक्ट हो गए, जिसमें 30 रुपये आपके एसटीटी था। तो उस हिसाब से आपको जो नेट अमाउंट मिला वो 10,800 रुपये मिला था, लेकिन आपका जो सेल अमाउंट होगा वो 10,830 रुपये होगा। 170 रुपये की डिडक्शन जो कि ब्रोकरेज चार्जेज और ट्रांजैक्शन चार्जेज के होंगे वो आपको मिल जाएगी, लेकिन 30 रुपये की डिडक्शन जो एसटीटी की है वो नहीं मिलेगी। आजकल जो शेयर्स की कैलकुलेशन है, जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं, अधिकतर ट्रांजैक्शन आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ जाती है। उसके अंदर जो सेल वैल्यू आती है वो जनरली सेल वैल्यू आपकी नेट अमाउंट ना आकर के ग्रॉस अमाउंट आती है। मतलब जो 11,000 का शेयर बेचा था वहाँ पे वो 11,000 रिफ्लेक्ट करता है। और इसी तरह से परचेज की वैल्यू भी आपकी वो वाली अमाउंट आती है जिस रेट पे आपने शेयर्स परचेज किए हैं। तो वहाँ पे जब आप कैलकुलेशन देखेंगे कैपिटल गेन की तो उसमें वो ज़्यादा आएगा। इस तरीके से आप एक काम कर सकते हैं कि आप सेल वैल्यू आ रही है वो पूरी दिखा करके आप जो एक्सपेंडिचर है उसकी डिडक्शन आप एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सेल वैल्यू पे ले सकते हैं, जिससे आपकी जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में फिगर्स आ रही हैं उससे आपकी टोटल कैपिटल गेन की वैल्यू मैच कर जाएगी। अब बात करते हैं इसके साथ में डिडक्शंस की। अगर आप कोई भी शेयर बेचते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको आता है तो आपको डिडक्शन मिल सकती है सेक्शन 54 EC के अंदर और सेक्शन 54 F के अंदर। सेक्शन 54 EC में डिडक्शन तब मिलेगी जब आपको विदिन 6 मंथ, जिस डेट में आपने सेल करी है उसके 6 महीने के भीतर आप लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहाँ आप इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए से ज़्यादा अगर करेंगे तो 50 लाख ही काउंट होगा और आपको डिडक्शन प्रोपोर्शनेट मिलेगी सेल के अकॉर्डिंगली। अगर आपने सेल करीब 70 लाख की, उस पर गेन आपका आया है 7 लाख रुपए का और आपने इन्वेस्टमेंट करीब 50 लाख की, तो आपको केवल 5 लाख की ही डिडक्शन मिलेगी प्रोपोर्शनेटली। सेक्शन 54 F की डिडक्शन में अगर आप कोई भी एसेट बेचते हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की होती है तो उसके अगेंस्ट आपको कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी होती है। अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप प्रेस्क्राइब्ड टाइम पे लेते हैं तो उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। जितने रुपए की आप प्रॉपर्टी लेंगे उतने रुपए में आपको प्रोपोर्शनेटली ही डिडक्शन मिलेगी। लेकिन जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो 54 EC में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या 54 F में, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे 3 साल से पहले आप वो चीज़ नहीं बेच सकते। लॉक इन पीरियड है 3 साल का। यदि 3 साल से पहले आपने बेचा तो जिस साल में आप उनको बेचेंगे तो उसी साल में कैपिटल गेन आपका लग जाएगा। जो कैपिटल गेन की डिडक्शन मिली है वो उसी साल में पे करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन है इसके माध्यम से करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भेज सकते हैं।
धन्यवाद।